लेकिन मैं बड़े के इशारे पे आ गया मॉडर्न और शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे फजल कुदरत ने मेरी ज़रूरत की अरमान। आज के हमारे इस डिस्टेंस बीएड के बोर्ड की आखिरी सेमेस्टर की अलविदाई तकरीब में मौजूद मेरे तमाम साथी, हमारे प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, उनके तमाम मुख्तार और हमारे कुछ यहाँ से मरने की तक दुआ करने वाले हमारे अलविदाई तकरीब में मौजूद ऐसे तमाम टीचर, स्टूडेंट और आपको अलविदा कहने के लिए आए हुए हमारे रेगुलर बोर्ड के भी स्टूडेंट और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक इशारे पे आ गया कि भैया इशारों की उम्र खत्म हो गई, अब तो सिर्फ इशारे में इंतजार। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्यारी आवाज़ में आपका मैं तिलावत नहीं सुन चुका, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है। एक से एक माशाल्लाह हमारे पास में जो है तो मतलब ऐसे ऐसे किरदार और ऐसे कलाकार मौजूद है। कलाकार तो बुरा निगेटिव नहीं है, फनकार हम जिसे कहते हैं, और ऐसे ऐसे ये तो हमारे बड़े फनकार हैं। तो माशाल्लाह हर फन मौला बल्कि हर फील्ड के अंदर उनका नाम रहता है। अल्लाह यकीनन कामयाबी देगा, कोशिश करते रहो। बहुत अच्छा लगा। मैं तो मुझे ये याद आ गया कि उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक। दीपक एक राग का नाम है। उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है। आवाज तो देखो, आवाज भी उन्होंने अपने यहाँ पर। हालांकि मुझे याद आ रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पुनः यही, वो तो आ गए। यहाँ पर सर ने आपको बताया कि मैं एजुकेशन और डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में लगी भी है। और अगर आप भी इरादा करें कि पुनः यही तो फिर ये मरने की दुआ और तो आई दोबारा आई। वेलकम। और आप जानते हैं मिशन है, पैसे कमाने का धंधा नहीं हमारा, अल्लाह का एहसान और करम है। हालात इतने खतरनाक है कि ईमान डगमगाता है। दुआ कीजिए कि हमारा ईमान सलामत रहे और हम अपनी लाइफ पे चलते रहें। एक मिशन के तौर पे काम कर रहे भोपाल और दिल्ली के वाक़यात आप सुनेंगे, जिन्होंने डिजिटल मोड पे बीएड किया। तो भोपाल और तमाम तरफ सिर्फ सेंटर के ऊपर एग्जाम की जिम्मेदारी है, बाकी कहाँ से आए, किधर से आए, कोई लेना देना नहीं। और हमेशा ये बातें सुन के दिल में आता था कि भाई हम भी अगर मौका मिले तो ये शुरू करें। दो चीज़ें थी उसमें कि हमारे इलाके के खास तौर से ग्यारह से महाराष्ट्र और आसपास के भी जिला के लोग हैं हमारे, इनको अगर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है तो क्यों ना हम भी करें। एक सेंटर से औरंगाबाद में था हमारे पास, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर बने और हमने ये तय किया कि भाई जो भी बच्चे आएंगी अपने पास जो कुछ भी उनको फैसिलिटी दे सकते देना, उनको ऐसा छोड़ना नहीं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है और ये हमारा कोई दुकानदारी नहीं है, कमर्शियल। तो अल्लाह का एहसान करम है कि आपने हमें दुआएं दी, तो कैसे भी हमारा वो कदम आपने सराहा। सही मानों में तो आज जो मेरे सामने ऑडियंस है ये बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार और संजीदा किस्म का ऑडियंस है, तो ऑलरेडी इस पेशे से वाबस्ता है और उसमें अपना अपग्रेडेशन आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इकरा के अंदर हमारे कई प्यून आज क्लर्क है और कई क्लर्क आज हमारे टीचर हैं। हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर आज वकील है, बार एसोसिएशन का मेंबर भी रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने टीचर्स हैं पूरे स्टाफ में एक ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिसने परमिशन मांगी हो कि मुझे फला जो है तो अपग्रेड करने के लिए फला जगह एडमिशन लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है, हमने तो रोका हो। हमने नहीं रोका है। तो हमारा ये मिशन ही है, क्योंकि एक प्राइमरी टीचर है और प्राइमरी टीचर होकर रिटायर हो बुरा नहीं है,
वहाँ भी एक खिदमत का मौका है। लेकिन अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज तक जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसे हमारे यहाँ पर 2 इकबाल मशहूर है, एक डॉक्टर एम इकबाल और दूसरे हमारे साथी उपाध्यक्ष है हमारे इकरा के, वो किसी वजह से नहीं आए। इकबाल सर ही वॉज अ प्राइमरी टीचर और ये रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इकरा कॉलेज, हमारे कॉलेज प्रिंसिपल। तो ये जो एक ठहराव जो जिनकी जिंदगी में आता है वो नहीं आना चाहिए। आपकी हमेशा फिक्र होनी चाहिए कि आगे कैसे आप जो है तो पढ़े। बहुत से लोग तालिब इल्म यानी स्टूडेंट को समझते हैं, लेकिन हर इंसान तालिब इल्म, अगर उसकी तलब इल्म की हासिल करने की खत्म हो जाए तो फुल स्टॉप हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको अल्लाह की बड़ी नेमत मिली है, अपनी जिंदगी मिली आपको। आप सोचिए कि टीचर जिस हैसियत से आप काम कर रहे हैं उसका मकाम क्या है। एक फैक्ट्री का, एजाज मलिक बैठे, इनकी फैक्ट्री है, मेरे भाई की भी फैक्ट्री है, अहमदाबाद, बम्बई, न जाने कहाँ से लोग डाई खरीदते ला। डाई इज ए इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फैक्ट्री। प्लास्टिक की जो आपके पास कुर्सियाँ निकल रही है, ये फैक्ट्री से निकली हुई कुर्सियाँ मोल्डिंग करके बाहर आई। हर चीज़ जो है जो फैक्ट्री से बाहर आती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी जो है वो उसकी डाई पर होती है। बाकी जो चीज़ें हैं उससे इतना ज़्यादा उसका रिलेशन नहीं है। डाई बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसीलिए सोसाइटी के अंदर भी हमारी मुल्क की नई नस्ल को, कौम की नई नस्ल को जब आप प्रोडक्ट के तौर पे पेश करेंगे, अगर डाई डिफेक्टिव हुई तो सारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएगा। तो यू आर डाई। टीचर समाज का इस कारखाने का डाई है। इसलिए और चीज़ों को जाने दीजिए। समाज में 2 लोगों की इज्जत बहुत है, एक डॉक्टर और एक टीचर। इंटरनेशनल लेवल पर आपका रेस्पेक्ट है। उसकी वजह ये कि आपके हवाले पूरा समाज रहता है, आपके हवाले पूरी कौम रहती है। डॉक्टर के हवाले इंसान की जान होती है। इंजेक्शन दिया, बेहोश किया, मार भी सकता है, लेकिन वो बचाने के लिए सब कुछ करता है। आप भी समाज को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो ये मकाम और रतबा आपको अल्लाह ने दिया है, आपकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं। और खुदा न खास्ता कोई वसीले के टट्टू बनकर अगर लग जाते हैं या गुंडा वली हो जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके, उनकी काबिलियत खुदा न खास्ता नहीं है, हरकत नहीं, समाज में ये रिवाज चल रहा है। लेकिन उसको गनीमत जानो कि हम इस पेशे में आते हैं, तो अपने आप को उनको बुलंद की तरह तैयार कीजिए, कमियों को दूर कीजिए। ये मौका है आपके पास। जब तक टीचर खुद प्रिपेयर नहीं होगा, वो कभी भी जो है तो बच्चों को नहीं दे सकता। उनकी मेंटल लेवल तक जाकर पढ़ाना ये एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। नॉलेज क्या देना है ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन उसकी लेवल तक आप नहीं जा रहे हैं और कम्युनिटी करके आगे चले जा रहे हैं, तो एक आपने हक अदा किया तनख्वाह लेने का, लेकिन उस पेशे का हक अदा नहीं। तो टीचर का काम है कि बच्चों की मेंटल लेवल पे जाके जो नॉलेज अल्लाह ने उसको दिया है उसको कैसे ट्रांसफर करें, इसकी ज़्यादा फिक्र मैं समझता हूँ आप हजरात को है, होनी चाहिए। और यही आपकी इबादत की सबसे बड़ी एक कड़ी है। एक साइकेट्रिस्ट था, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, वो तो नफ्सियात, माहिर नफ्सियात था। उसने एक वाक़या बताया कि मैं, और आमतौर से जब इंसान ज़रा मालदार हो जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ की सोसाइटी में छोटे छोटे कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत खेलते हैं उनसे। फॉरेन कंट्रीज में तो बड़े बड़े कुत्तों से भी उनको उनकी फीस लेती है, करते वगैरह वगैरह जाए। हमारी सोसाइटी में भी 2 पैसा आया कि थोड़ा कुत्ते पालने का शौक होता है, बड़े प्यारे लगते हैं वो। उसने भी एक ऐसा कुत्ता लिया और वो कुत्ते के बच्चे को घर पर लेकर गया और किताब पढ़ के उसको कैसे ध्यान रखना, कैसे दिलाना, कैसे खिलाना, और उसने उनके लिए फॉरेन के जो है तो डॉग फीड ले लिया, जो लिक्विड आते हैं। और घर में जब वक्त हुआ खाने का, तो उसने उस पपी को उठाया और वो डिब्बे में से उसको खोलकर और उसको चमचे से कोशिश करने लगा उसमें डालने की। तो वो कुत्ता अपने पैर हिला के और जो है तो जोर जोर से हिला हिला के वो जीरा जपटी में वो डिब्बा नीचे गिर गया और वो कुत्ते को खिला नहीं पाया। वो गया कपड़ा लाकर मैं एक बार को साफ करूँ। जब वापस रूम में आया तो देखता क्या है कि वो कुत्ते का बच्चा, वो जो जमीन पे उसका डॉग फीड गिरा था, उसको ढलक लगते चार चार कर जो है तो मतलब
एकदम जैसा फूका टूट पड़ता है खाने पे, ऐसा खा रहा है, फौरन उसको ख्याल आया, भूख इसको जरूर लगी थी, खिलाने का तरीका मुझे नहीं आया। तो यू आर दी दैट प्रोफेसर। बच्चों को भूख बहुत है, ये उम्र में उनको लेना बहुत है, ध्यान में देने का तरीका आपको आना चाहिए, इसीलिए सब मेथडोलॉजी वगैरह। तो बच्चे ने यहाँ पर कहा कि मुझे ये पावर प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फिडेंस वगैरह आपकी तारीफ की, बच्चे ने बहुत मुबारक आपको कि टीचर की ऐसी तारीफ होना चाहिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप भी टीचर भी हैं, तो आपकी भी बच्चों में तारीफ होने, तो मैडम आ गए, सर आ गए, तो सब खामोश बेको कब्रस्तान हो गया और सब बोलते बैठे जल्दी चला तो आई बला। तो देन यू आर नॉट आइडियल टीचर। आप समझ रहे हैं, आपके बच्चे अगर आपको जल्दी चला तो आई बल्ला को काल को करेंगे तो यू आर नॉट आइडियल टीचर। बल्कि उन्होंने देखना चाहिए सर कब आ रहे, सर कब आ रहे, मैडम कब आ रहे। इसका मतलब वो आपको सुनना चाहते हैं, आपको लेना चाहते हैं, और ये उम्र उनकी लेनी चाहिए। बचपन की तालीम और इल्म, आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा, जाकर मशवरा कीजिएगा। एक इंसान की 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में जो बचपन की तालीम उसकी हासिल की हुई है और पूरी जिंदगी में जो तालीम हासिल करता है, आधी तालीम बचपन की है। उसका नॉलेज जो है इंसान का 80-90 साल की उम्र में चला जाए, 50% ऑफ लाइफ उसकी वो नॉलेज बचपन में मिली हुई है। जब वो जवान हो गया और ये लग गया तो उसके बाद में उसकी आधी तालीम पूरी मरे बन कर रही थी। आपकी बात समझ में नहीं आई होगी, समझ में आई आपकी आगे। और समाज में बचपन की तालीम की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, कोई तवज्जो नहीं। जिन बच्चों को आप म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, नगर पालिका के और जिला परिषद के टीचरों को मुबारकबाद देता हूँ, इसमें से अगर आप बच्चे बना रहे हैं तो आपके पास वो बच्चे आ रहे हैं जो अपने माँ बाप ने जिनको रिजेक्ट करके आपके पास भेजा है, लेकिन बहुत सता रहा है, बंद हो गया, उसको आप बना रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर तो बहरहाल अपने बच्चों को माँ बाप जो है तो तवज्जो भी देते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये जो बच्चे इन स्कूलों के अंदर जो आप पढ़ा रहे हैं, आपको दोहरा अजर है, इनको भी अजर है, लेकिन आपका जो है तो काम बहुत निगेटिव समाज में पॉजिटिव काम करना वो आपका गेम, और आपको हिम्मत हारनी नहीं है। और फिर आदर्श शिक्षक के पुरस्कार के लिए वसीले लग रहे हैं, ये चिट्ठियाँ, ये मिनिस्टर के घर पे जूते चपला रख रहे। मैं तो आज तक मूवमेंट टीचरों को बोलता हूँ, भैया जूते चपला खर्च करने की जरूरत नहीं है, आईने के सामने खड़े रहो, अपना एहतसाब करो और वहाँ पर सामने देख लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जिक्र किया गया, आपने बार बार फरमाया, एक नबी को ये कहने की जरूरत नहीं थी, आपने फरमाया मुझे दुनिया में मौलवी बनाकर भेजा गया है। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपके सामने। नबी जिस ओहदे को और जिस रुतबे को इतना मौजिद कह रहे हैं, दुनिया में कोई आदर्श शिक्षक का जो आपको सर्टिफिकेट मिला उसे मानी रखता है क्या? ठीक है, दुनिया एतबार से ठीक है। एक पंडेर के एक बड़े कॉमेडियन थे, वो क्या नाम था उनका मालूम क्या, पंडेरी करके है, तो उन्होंने अपनी एक मरतबा एक हज़र पढ़ी, तो वो शेर मुझे थोड़ा सा मजाकिया याद आ गया। उनका दोस्त आया और वो मास्टर था, तो बोले हजरत मुझे आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिला। तो उसने उनसे पूछा तुमको अवार्ड मिला हो मास्टर? तुमको अवार्ड मिला? तुमको अवार्ड मिला हो मास्टर? और सारे लोग कहकर मानने लगे कि वो ये कह रहा है कि तू इस लायक नहीं था, तेरे को कहने का मिल गया। ये अवार्ड की इतनी वैल्यू नहीं है, आपके बच्चे आपके अवार्ड है। जब बार बच्चे को देखते हैं और फिर जिस पेशे से आप वाबिस्ता है, दुनिया में इससे मुख्तलिफ तरीन पेशा कोई नहीं है दुनिया में। एक टीचर प्राइमरी है, हाई स्कूल है, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी ये ताकत नहीं देता कि तुम भी टीचर ही बनना प्राइमरी का। वो उनको कलेक्टर के रूप में देखना चाहता है, उनको डीएसपी के रूप में देखना चाहता है, वो उनके बड़े इंसान के रूप में देखना चाहता है। कैसा जमाना है आज, भाई के तरक्की से खुश नहीं है और आप लोग बच्चों को इतने बड़े होते पे देखना चाहते। मैं आपको सलाम करता हूँ। और आपका समाज में
मैं तो हमारा बच्चा है, लेकिन माफ करना, हम तो सियासी रहनुमाओं से भी मायूस हो गए। और जहाँ तक के मतलब के झगड़े देखते हैं तो हजरत माफ कीजिएगा, हम हमारे दीनी रहनुमाओं से भी मायूस होते चले जा रहे हैं। एक उम्मीद की किरण है, अब वह आप टीचर ही जो एक जमाने के अंदर कोई इनकलाब ला सकता है। मैं बहुत नौजवान, आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तजुर्बा करके देखा, जहाँ जा रहा हूँ महाराष्ट्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने लोगों को मालूम? वी आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने एकरा के अंदर 12 हजारों में डंडा लेकर खड़े रहकर हर जगह उसके सेमिनार कराए, वर्कशॉप कराए, और पूरे जिले में मैंने कहा कि भी करो, मुझे नहीं मालूम किसी ने किया कि इनके मेरे कान पर तो नहीं। एजुकेशन पॉलिसी अगर टीचर को नहीं मालूम है तो फिर समाज पे आप जीरो लगा दीजिए, उनको कुछ मालूम नहीं। जो तालीमी पॉलिसी इस मुल्क के अंदर हमारे देश को 25 से 30 साल तक चलाने वाली है, वो अगर नहीं मालूम है तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे ऊपर आएगा, ये सवाल है। बल्कि हम तो तौबा करने में ज्यादा सवाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। मेरी बात से अगर किसी के दिल में आए कि हम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बैठें, किसी एक वक्ता को बुलाएं और उसके ऊपर डिस्कशन करें, कितने उसमें जो है तो आर्टिकल्स है और क्या क्या उसके अंदर नए चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब निपात शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ परसों मीटिंग हुई सुल्तानी समिति की, अब 24 के बाद कितने साल का मीर होगा? 4 साल का मीर। मालूम है तो कैसे होगा, क्या तैयारी? सीनियर कॉलेज वो 4 साल का हो गया, सुल्तानी समिति ने दे दिया, मालूम नहीं। हमारे यहाँ पे मासूम बच्चे 3 साल के, ये समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, केजी और जूनियर केजी के बच्चों को देखकर बड़े बड़े मोहल्ले के एजुकेटिव बोलते हैं क्या माल बना दिए बच्चे को, इतनी किताबें, इतना कैसा बोझा दे रहे उसको। और वो सियासी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास डिग्री नहीं है वो कांटे भी गिन रहे हो, कितने किलो का है, कितने किलो। अरे मेरा खून, यही उम्र उसको फीडिंग की है, बड़ा हो गया तो किताब की भी जरूरत नहीं है उसको, वो तो मोबाइल पे से फिल्म हासिल कर लेगा। इस पे हमारी गैर तवज्जो है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसको नर्सरी का आ गया, 5 साल का कंपोनेंट बनाया, पहली तक, दूसरी तक, नर्सरी, जूनियर के, सीनियर के, और सेकंड 7 साल का, 5 साल, 5 है ना, 5 साल। उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं सेकंड कंपोनेंट, और फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं अपर प्राइमरी ये थर्ड कंपोनेंट, और 9, 10, 11, 12 हायर सेकेंडरी खत्म, ये सेकेंडरी। ये सिस्टम अब एडॉप्ट किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब हमारे पास में इस मुल्क में 100 यूनिवर्सिटी को परमिशन दी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की 1 यूनिवर्सिटी को परमिशन दी जा चुकी है और वो लॉन्च होने वाली है। और हमारी पोजीशन हिंदुस्तान के पूरे हमारे मुल्क में दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में हमारा नामो निशान भी नहीं है। और जो 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड, उसमें हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो जो है तो उसके अंदर कुछ नहीं है। ये मकाम पे हम गए, आगे की नस्ल कैसे अपनी तालीम हासिल करेगी। गवर्नमेंट ने टेकन डिसीजन, स्कूल खोलो, ग्रांट नहीं, स्कूल खोलो, ग्रांट नहीं देंगे, परमानेंट नॉन ग्रांट बेसिस सेल्फ फाइनेंस स्कीम। आप जानते हैं बच्चों से 10 रुपये मांगो, खास तौर से जिला परिषद नगर पालिका के स्कूलों में आदि बच्चे गाया, पैसे मांग रहे 10 रुपये, सही है ना, पैसे 10 रुपये मांगे। तो ये समाज की मेंटेलिटी और तालीमी पॉलिसी एकदम अलग कैसे मैच होगा। हमारा आज नाखानदगी का रेट, ड्रॉप आउट द रेट, मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, अगर उसका बयान करूं तो खुदा न खास्ता नर्वस ना हो जाए। हमारे पास में 319 प्राइमरी स्कूल है, जो जिला परिषद, कॉर्पोरेशन एक जलगांव, नगर परिषद और प्राइवेट भी है कुछ कम। इन चारों सुतूनों पे हमारे यहाँ पे बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन है, कहीं 1 से 4 है, 5 है,
कहीं 1 से 7 है, कहीं 8 है। ये प्राइमरी के अंदर आपके पास में समझो 320 स्कूलों के अंदर हर क्लास में पहली जमात में अगर 50 बच्चे आपके पास में एडमिशन लेते हैं तो कितने हो गए? 320 स्कूलों में। कैलकुलेशन कितना अच्छा है? 5 किए 15, कितने हो गए? 15,000। और 20 स्कूलों के 1,000, 50 से 1,000, तो कितने हो गए? 16,000। इसी जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर हाई स्कूलों की तादाद 68 उर्दू हाई स्कूलें जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चलती है। 8वीं जमात का जो दाखिला बच्चे लिए थे तो आप उसको भी 50 पकड़ लीजिए, कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 35 है, कहीं 2 डिवीजन भी है, कहीं 3 डिवीजन भी है। 5-7 स्कूलों के अंदर 50 का एवरेज आप पकड़ लीजिए। अब 70 को पकड़िए आप 68 की बजाय, तो 5 साते कितने हो गए? कितने? और कितने एडमिशन लिए थे पहली में? डिफरेंस कहाँ गया? फॉरेन चले गए। मैं सिर्फ उर्दू मीडियम की बात कर, सोचिए थोड़ा सा इस पर। जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेकंड 3rd नंबर पर आता है, ये इसकी हालत। और फिर चलिए हाई स्कूल में से आगे 28 जूनियर कॉलेज जलगांव में चल रही है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में शायद नंबर 1-2 पे आ जाएगा। एक मिशन चलाया था हमने, जहाँ हाई स्कूल है वहाँ हमारे को जो 11वीं होना, और अल्लाह करम से उसमें कामयाब हुए। जबरन जिनको दिया था, मौसिन भी जहाँ पढ़ाते हैं, ये परमानेंट नॉन कैंडिडेट की परमिशन ले लो, क्योंकि देहात में बच्चियों का 11वीं के अंदर का एडमिशन 0 हो जा रहा है। कोई माँ बाप जवान बच्ची को 11वीं के लिए भेजने को तैयार नहीं है। और लड़के कितने जा रहे हैं और कितने बस में जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, वो बात अलग। तो ड्रॉप आउट वहाँ पर कितना हो रहा है? अब 3,500 बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं, और 28 जूनियर कॉलेज में कहीं पर 2 डिवीजन, कहीं 3 डिवीजन, और उसका जो एवरेज है वो आप 60-70 का पकड़ लीजिए। 8 साइंस विभाग बराबर है, कितने हो रहे हैं? 28 जूनियर कॉलेज, और उसको 70 या 60 से दर्ज दे दीजिए। 80% बच्चा आपका 11वीं तक के ड्रॉप आउट हो गया। हायर एजुकेशन आप समझ जाइए, सच्चे रिपोर्ट में जो बात कही है एक सच्ची बात। हायर एजुकेशन में हमारा परसेंटेज क्या है? किसकी जिम्मेदारी? किस पर आप कोई नबी का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग कोई नबी दिया है? अब कौन है पैगंबर? इस हक की दावत को, वो इल्म जो अल्लाह की सिफत है, उसकी तबलीग के लिए कौन उठेगा? पहली जिम्मेदारी हमारी और आपकी। और इसी मिशन को समझ के हम काम कर रहे हैं, इसलिए करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं है। अगर हम भी औरों की तरह सोचते तो चलने तो चल रहा है, दुनिया में कौन किसका क्या बिगाड़ लेता है? हमारा कौन बिगाड़ेगा? लेकिन नहीं, खौफ उसका हो, अपने मिशन को समझने का काम करे। ये मैंने आपके सामने कह दिया। और इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए से आज जो कुछ भी उसकी पॉजिटिव निगेटिविटी है, उसका सेमिनार लीजिए आप। अगर आपके गांव में आप करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट हम भेजने के लिए तैयार है, ना टीए देना ना डीए देना। आप खाना खाओ बोलेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। रखिए आप, हमारा मिशन है, हम उनको अलाउ करेंगे। टीए डी हमारी सोसाइटी देगी, और वो आकर आपके टीचर्स को खास तौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैनेजमेंट के साथ बिठाइए, वो आपको बताएंगे व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इनके सारे और प्रेजेंटेशन मैडम तैयार, जिन्होंने तो वर्क किया। तो मेरा उसके अंदर जो मकसद था कि ये जब अपना और प्रेजेंटेशन तैयार करके दे रहे, ये खुद अपनी एजुकेशन पॉलिसी को पढ़कर अपने बाकी के असाइज़र के सामने बात रख रहे, तो कोई एक्सपर्ट हो ना हो, कम से कम ये तो एक्सपर्ट हो जाए। क्योंकि जो पढ़ाने जाता है उसको पहले खुद पढ़ना पड़ता है, और जो खुद पढ़ के जाता है फिर दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सकता। और कोई अगर प्लॉट का धंधा करेगा या बिजनेस चलेगा, कारखाना चलेगा, दफ्तर करने के लिए जाएगा, पीरियड में चला जाएगा, किताब देख के पढ़ा देगा, एक अमल पूरा होगा, बात नहीं पूरी होगी। टीचर को खुद तैयार होके जाना पड़ेगा, और आप उसकी प्रिपरेशन जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके उसके अंदर ये कीजिए। बहुत बातें हो सकती है, लेकिन जैसा आपको पेट लगा है, मुझे भी पेट लगा है। बहुत दिल चाहता है
से बात करने के लिए, बहुत दिल चाहता है। लेकिन बहुत लंबी तकरीर भी जो है तो गिरा गुजरती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ये पैगाम मैंने जब से अलविदाई तकरीब हमारी हो रही है, बीएड कॉलेज हो, डीएड कॉलेज हो, हमारे दीगर जो है तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप जहाँ जा रहे हैं अपने पेशे से वाबस्ता है कि जायज़ रोटी कमाई को इसको चीज़ कीजिए, इसको हलाल कीजिए, लेकिन सिर्फ अपने आप को एक टीचर की हैसियत से रखकर मत रहिए। आप समाज के अंदर जो अंधेरा है वहाँ भी इल्म की रोशनी लेकर जाइए, फैलाइए, ऐसे इंस्टीट्यूट कायम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस इंस्टीट्यूट से निकले बच्चे बड़े बड़े महाराष्ट्र के अंदर, गांव और देहातों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद टीचर भी हैं और कई अदारे भी चला रहे हैं, कई अदारे चला रहे हैं। हम अपनी आंखों से, अल्लाह का एहसान है, लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी कामयाबी उनको नजर नहीं आती। 40 बच्चों से शुरू किए थे, आज 9000 बच्चे हमारे पास है और तकरीबन 15 से ज़्यादा 17 इंस्टीट्यूट हमारे पास में चल रहे हैं। अल्लाह का एहसान और करम है। हम किसी टीचर से पैसे लेके नौकरी नहीं देते। हमारे पास में अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर की कि हम 20% दे रहे हैं, इसके बावजूद भी किसी भी स्कूल के अंदर ये हमको अलाउड, अगर 4 बच्चे हैं 2 डिवीजन के तो 140 और 150 बच्चे इलीगल पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप भी फीस नहीं देते। सालाना फीस हमारे अदारों में कोई देता नहीं, शायद ना इतना ही नहीं बल्कि हमारे दीगर अदारे जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, जो हमारी मादर इल्मी है, हमारे इजाज़ भी है, जहाँ पर प्रेसिडेंट है, ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं। आप समाज को बताइए, अगर अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं तो खर्च करना पड़ेगा। अगर उनकी ये दानत नहीं रहेगी तो फिर आप देखिए क्या हाल होगा। उसको बचने के लिए आप जाइए, यहाँ से निकलने के बाद डिग्री ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन इल्म के अलमबरदार बनकर जाइए। अल्लाह ने आपको इस पेशे में एक मौका दिया है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आपको जो कुछ भी हमने देने की कोशिश की या सहूलत देने की कोशिश की, हमारे टीचर हजरात ने आपको सब कुछ देने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के हालात नाकाबिले गुफ्तगू है, बहुत ही कठिन हालात थे। ओपन यूनिवर्सिटी हमारी चल रही है, अभी तक BA BSc की परमिशन नहीं दे रहे एडमिशन की। यहाँ पे कितनी तकालीफ का सामना हो रहा, आपको छुट्टियाँ नहीं है और सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, जबकि छुट्टियों को सामने रखकर जो है ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दी जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कि वहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी हमारी तरफ से कोई कमी रही होगी। मैं अदारे का खादिम होने के नाते आपसे मादरत तलब करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, जो कुछ दिया है अल्लाह आपको चीज़ करने की तौफीक अता फरमाए। ये थे डॉक्टर अब्दुल करीम सलार साहब, जो अपने ज़रीफ़ ख़यालात से हमें सरफराज कर रहे थे। मैं वाकई में इस बात का गवाह हूँ कि जैसे सर ने बताया कि वहाँ पर लाइन लगती है बच्चों की। अगर आपके बच्चे को जूनियर KG में एडमिशन लेना है तो तकरीबन आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है